गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की वीडियो लेक्चर श्रृंखला को फिर से रिज्यूम करते हैं और आज से हम स्टार्ट करते हैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के कुछ नए टॉपिक्स, जिनमें आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेल एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में हमने पीछे के वीडियोस में हमने बात की थी, उसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में, कौन कौन सी टेक्निक्स काम में लेते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर में, कल्चर मीडिया किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, एक्सप्लांट क्या ले सकते हैं हम, इसकी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और इन चीज़ों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम बात करेंगे कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो सेल एंड टिश्यू कल्चर है उसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, उसको जनरल यूजेज क्या क्या काम में ले सकते हैं, उनमें हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का पहला एप्लीकेशन क्लोनल प्रोपेगेशन के बारे में। क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल आपको पता है, थोड़ा सा रिकॉल करा दूं मैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मेथड है जिसमें वेरिएशंस आते ही हैं। वेरिएशंस क्यों आते हैं, इसके पीछे रीज़न है, वो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स के गेमेट्स फ्यूज होते हैं, इसलिए वेरिएशंस आते हैं। जब गेमेट्स बनते हैं तब क्रॉसिंग ओवर की एक घटना घटित होती है, उस वजह से वेरिएशंस आते हैं। लेकिन एक दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस आने की संभावना बहुत कम होती है। इसमें सिंगल पेरेंट की किसी सोमेटिक सेल्स को हम लेकर उसे ग्रो करवाकर नया प्लांट प्राप्त करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोनल प्रोपेगेशन। क्लोनल प्रोपेगेशन में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं। किसी भी प्लांट की जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाते हैं हम, और उन जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज को हम नाम देते हैं क्लोन। तो कुल मिलाकर क्लोनल प्रोपेगेशन वो तरीका है जिससे हम क्लोन्स बनाते हैं, जिससे हम क्या बनाते हैं, क्लोन्स बनाते हैं। तो क्लोन क्या हो गया, जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए ऑर्गेनिज्म या प्लांट। क्लोनल प्रोपेगेशन है, इसको माइक्रो प्रोपेगेशन नाम भी दिया जाता है कई बार, क्योंकि इसमें हम माइक्रो को क्लोन्स बनाते हैं, माइक्रो हाइब्रिड्स बनाते हैं। क्लोनल प्रोपेगेशन के बारे में सबसे पहले जो अध्ययन किया था वो जी मोरेल नाम के साइंटिस्ट थे 1990 में। उन्होंने बताया था, उन्होंने एक ऑर्किड प्लांट के बारे में बात की थी। ऑर्किड प्लांट में मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। उन्होंने कहा था कि ऑर्किड प्लांट में क्लोनल प्रोपेगेशन ही एक तरीका है जिससे हम जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स प्राप्त कर सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि कॉमर्शियली ऑर्किड प्लांट्स बनाने के लिए इन्होंने बताया था कि ये एक तरीका है। ये वे कौन सा है, कॉमर्शियली ऑर्किड, क्योंकि ऑर्किड प्लांट्स ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं और कॉमर्शियली उनको प्रोडक्शन करते हैं। इसके लिए माइक्रो प्रोपेगेशन एक या क्लोनल प्रोपेगेशन एक तरीका है। क्लोनल प्रोपेगेशन है, ये मेनली 3 तरीकों से हो सकता है। किसी प्री एग्जिस्टिंग सूट बड को आप काम में लें एज ए एक्सप्लांट। सूट बड जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, उस प्री एग्जिस्टिंग सूट बड को आप कल्चर मीडियम पे ग्रो करवा कर नया प्लांट प्राप्त कर सकते हैं, या किसी सोमेटिक सेल को प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम देकर आप कैलस बनाएं और उस कैलस से नया प्लांटेट बना सकते हैं, या सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो हमने पीछे की कक्षाओं में बात की थी। सोमेटिक सेल्स को लेके उनसे एम्ब्रियोइड्स बनाते हैं हम, उस तरीके से भी आप क्लोन्स तैयार कर सकते हैं। जो स्टेप्स हैं क्लोनल प्रोपेगेशन के, क्लोनल प्रोपेगेशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है
कि एक्सप्लांट लेना होता है। कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट, जैसे लीफ है, स्टेम है, ब्रांच है, फ्लावर का पार्ट है, कोई टिश्यू सेल्स, वो एज एक्सप्लांट लेनी होती है। एक्सप्लांट लेकर इनसे हम कैलस तैयार करवाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम देते हैं जिससे कैलस तैयार होता है। कैलस तैयार होने के बाद में उससे हम बनाते हैं एम्ब्रियोइड्स, एम्ब्रियोनिक मटेरियल एम्ब्रियोइड्स बनाते हैं। उस एम्ब्रियोइड्स को स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट कंडीशंस देते हैं, स्पेसिफिक हार्मोनल कंडीशंस देते हैं, जिससे उसमें शूट डेवलपमेंट होता है, शूट डेवलपमेंट होता है और बाद में रूट डेवलपमेंट होता है। इसके बाद में हम इनको ग्लास वेयर्स में, ग्लास हाउस जो होते हैं उनमें ट्रांसफर करते हैं। ग्लास हाउसेस में ट्रांसफर करते हैं और इस प्रोसेस को हम हार्डनिंग ऑफ प्लांट मटेरियल या हार्डनिंग ऑफ प्लांटलेट कहते हैं। तो ये 4-5 स्टेप्स होती हैं क्लोनल प्रोपेगेशन की। तो प्लांट टिश्यू कल्चर का जो एप्लीकेशन है, वो मेन जो पहला एप्लीकेशन हमने बात करी क्लोनल प्रोपेगेशन। ये क्लोनल प्रोपेगेशन से बहुत सारे जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट या जो ऑर्नामेंटल प्लांट हैं, मेडिसिनली इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, उनको वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करवाया जाता है, लेबोरेटरीज में उनको तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा था क्लोनल प्रोपेगेशन। दूसरा प्लांट टिश्यू कल्चर का एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री प्लांट। अगर कोई वायरस किसी प्लांट को इन्फेक्ट करता है तो पॉसिबिलिटीज हैं कि वो प्लांट की सभी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो एक्टिवली डिवाइड होती हैं, एक्टिवली डिवीजन स्टेज में होती हैं, और एक्टिवली डिवीजन स्टेज में अगर जब होती हैं तो उनमें वायरस इन्फेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो टिश्यू होता है मेरिस्टेम। वो टिश्यू कौन सा होता है? मेरिस्टेम। तो अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कैलस बनाएं और उससे फिर नए प्लांट तैयार करें तो वो वायरस फ्री हो सकते हैं, वो वायरस फ्री हो सकते हैं। तो किसी भी प्लांट का वायरस, किसी वायरस इन्फेक्टेड प्लांट से हमें वायरस फ्री प्लांट्स प्राप्त करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेरिस्टेम को एज ए एक्सप्लांट के रूप में काम में लेना पड़ेगा। ये दूसरा एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर का। थर्ड एप्लीकेशन है प्लांट जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन। जर्म प्लाज्म आप जानते हो, जो टोटल सम ऑफ जीन्स किसी स्पीशीज का, उसे हम क्या कहते हैं? जर्म प्लाज्म। तो जितने भी जीन्स हैं उन जीन्स को स्टोर करने के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर को हम काम में ले सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट टिश्यूज़ होते हैं उन टिश्यूज़ को -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, जो लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है, उस पर स्टोर किया जाता है, जिससे आगे फिर कभी हमें जब ज़रूरत पड़ी तब काम में ले सके। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए जो सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनको स्लोली डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर रखा जाता है, स्लोली डिक्रीजिंग टेम्परेचर पर रखा जाता है, और उसके बाद में उन्हें लिक्विड नाइट्रोजन में ट्रांसफ़र किया जाता है। जब हम लिक्विड नाइट्रोजन में उनको ट्रांसफ़र करते हैं तब उनके डिग्रेड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और उस वक्त हमें कोई क्रायो प्रिजर्वेंट काम में लेना पड़ता है, कोई क्रायो प्रिजर्वेंट काम में लेना पड़ता है जो उस प्लांट मटेरियल को डिक्रीजिंग से बचाता है ड्यूरिंग क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेंट के लिए मेनली जो काम में लिया जाता है वो जैसे DMSO है, डाईमिथाइल सुपरऑक्साइड है, DMSO काम में लेते हैं, ग्लिसरॉल काम में लेते हैं, मेथेनॉल काम में लेते हैं। ये क्रायो प्रिजर्वेंट के तौर पर काम में लेते हैं। इसमें हम सूट टिप्स हैं उनको लिक्विड नाइट्रोजन -196 टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं।
यहाँ पर एक कई बार वर्ड आता है, जब प्लांट्स को क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, जब जर्म प्लाज्म को कंजर्व करना होता है हमें, तब एक स्टेप हमें करनी पड़ती है थाविंग। कई बार ये छोटा वाला क्वेश्चन में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप में कि थाविंग क्या चीज़ होती है। थाविंग का मतलब होता है कि आप किसी सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट कर रहे हो, या जो फ्रीजिंग है उसका रिवर्सल कर रहे हो, फ्रीजिंग का रिवर्सल कर रहे हो, उस चीज़ को बोलते हैं थाविंग। एक क्रायो प्रिजर्वेशन के दौरान काम में आने वाली एक प्रोसेस है। फोर्थ हम बात करें क्लोनल प्रोपेगेशन प्लांट टिश्यू कल्चर का फोर्थ एप्लीकेशन, प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल सीड्स। पीछे के कक्षा में हमने बात की थी सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में सोमेटिक सेल्स को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट मीडियम के ऊपर ग्रो करवाते हैं और उससे एम्ब्रियोइड्स बनाते हैं, उससे हम एम्ब्रियोइड्स बनाते हैं। उन एम्ब्रियोइड्स को अगर सोडियम एल्जिनेट से कवर करके रख दें हम, तो वो बनते हैं आर्टिफिशियल सीड्स। सोडियम एल्जिनेट से कवरिंग दे देते हैं तो वो आर्टिफिशियल सीड्स बन जाते हैं। तो अगर सोमेटिक हाइब्रिड जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस से तैयार जो एम्ब्रियोइड्स हैं, उन्हें सोडियम एल्जिनेट की कवरिंग से हम आर्टिफिशियल सीड्स तैयार करते हैं। तो ये हमारे कुछ जो एप्लीकेशंस हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के, जो आज की इस वीडियो में हमने बात की। इसी श्रृंखला के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन किस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा बढ़ाया जा सकता है, इसके बारे में। थैंक यू।